और आज हमारे स्पेशल शो द म्यूचुअल फंडाज में है एक ऐसी कंपनी जिन्होंने लगभग 20 इयर्स कंप्लीट किया है इंडस्ट्री में एंड दे मैनेज फंड्स वर्थ 27,000 करोड़। हम बात करने वाले हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड में और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम, सीईओ ऑफ सुंदरम म्यूचुअल फंड। सर नमस्कार और जी बिजनेस में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एज अ म्यूचुअल फंड प्लेयर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं और इनफैक्ट ये रूट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके पीछे का आप कैसा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा जो आपका अंडरस्टैंडिंग है? ये सिंपल सी बात है। हम देख लीजिए कि हमारे पेरेंट्स के ज़माने में लोग अपने पेरेंट्स की देखभाल करते थे। आज क्या हुआ है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन गया है, तो ओल्ड एज में कौन आपकी देखभाल करेगा? इंटरनेशनल मार्केट्स, डेवलप्ड कंट्रीज में तो सोशल सिक्योरिटी नेट होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट सब एक्सपेंसेस, हेल्थ एक्सपेंसेस ऐसे कर लेती है। इंडिया जैसे देश में ऐसा नेशनल सिक्योरिटी नेट नहीं है, तो एक वेल्थ क्रिएशन की बहुत जरूरत होती है कि रिटायरमेंट में जब काम बंद होता है तो इनकम बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर ज्यादातर इंडिया में आप देखेंगे लोग बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम में 6% 7% में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की रेट अगर 10-20 साल की टाइम फ्रेम देखिए 6% 7% होती है, तो नेट बैंक डिपॉजिट में डालने से आपकी नेट वेल्थ बढ़ती नहीं है, ऐसे ही रहती है या कम भी होती है अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। स्टॉक मार्केट में क्या होती है कि जब भी महंगाई ज्यादा होती है तो बेनिफिट कौन लेता है? जो कंपनीज वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें, उन कंपनीज की प्रॉफिट्स बढ़े, तो नेचुरली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल सकती है। और म्यूचुअल फंड्स क्या करती है कि ऐसे एक या दो कंपनी में नहीं चलती, एक डाइवर्सिफाई करती है और एक रिसर्च टीम होती है जहां पे वो अच्छे स्टॉक्स को चुनते हैं। तो ये एक्सपर्ट एडवाइस और डाइवर्सिफिकेशन का जो दो बेनिफिट है, वही कारण है कि हर रिटेल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा भाग बनता है उनके पोर्टफोलियो में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आप एक और चीज प्रमोट करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट वाया एसआईपी रूट। ऐसा क्यों? एसआईपी क्योंकि क्या होती है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा डालें, यानी 10,000 रुपए हाथ में तो 10 महीने में स्प्रेड करें, एक ही शॉट में नहीं लगाए। अगर किसी को एक चंक इन्वेस्ट करना है तो करना है तो कर सकते हैं, मगर क्या है कि ज्यादातर दो चीज होते हैं कि क्यों एसआईपी हम रेकमेंड करते हैं। एक, सैलरी क्लास को महीने महीने में इनकम आती है, महीने महीने में ईएमआई भरते हैं, तो महीने महीने भी इन्वेस्टमेंट करना भी एक अलाइंड विद देयर इनकम है। दूसरी चीज होती है कि स्टॉक मार्केट तो उठा बढ़ा तो होती रहती है, इंफॉर्मेशन फ्लो आती है, वर्ल्ड में न्यूज आती है, लिक्विडिटी को पैसा डालता है। तो ये उतार चढ़ाव के कारण अगर हम रेगुलरली करें तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, यानी जब मार्केट गिरती है तो ज्यादा यूनिट खरीदते हैं एसआईपी में, और ये तो एसआईपी ही बेहतर एक ऑप्शन है। आपने जैसे बताया कि एसआईपी एक बेटर ऑप्शन है और रिटायरमेंट प्लानिंग आप अभी से शुरुआत करें उसकी, लेकिन अगर हम आपके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की अगर हम बात करें तो आपका एक ऐसा फंड है जिसने लगभग 18% पर एनम रिटर्न दिया हुआ है, एंड नॉट एक साल 2 साल, लगभग 10 सालों से। उसका नाम है सिलेक्ट मिड कैप फंड। तो उसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है? उसके पीछे का सक्सेस स्टोरी है स्ट्रांग रिसर्च, यानी छोटे छोटे कंपनियों को चुन के उनके मैनेजमेंट से मिलके उनकी ऑर्डर पोजीशन देके एक इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए। और 10 साल की टाइम फ्रेम में आप देखेंगे 5 साल तक हम होल्ड करते हैं एक कंपनी को। फैंटास्टिक। तो वही है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, इसकी परफॉर्मेंस के पीछे जो स्ट्रेंथ है। ये तो हुआ आपका सिलेक्ट मिड कैप फंड। आपका एक और फंड है रूरल इंडिया फंड। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लगभग लास्ट 3 साल से इसने 24% पर एनम रिटर्न दिया हुआ है लगातार 3 साल से। तो इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन। देखिए, अब 74% ऑफ इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, ये तो सबको पता है। राइट। सेकंड चीज ये है कि इंडिया में जो है एग्रीकल्चर और रिलेटेड, इंडिया में आपका थीम सिलेक्शन क्या है? थीम सिलेक्शन है कि जो भी रूरल से जुड़े हो, चाहे वो रूरल कंजम्पशन की बात हो या एग्रीकल्चर इनपुट की बात हो या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जैसे कंपनियां जो रूरल के ऊपर फोकस करती हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो नेचुरली रूरल में जब ग्रोथ फास्टर देन अर्बन हो रही हो तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होने की एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम। ये तो ही आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात, लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो ब्रेक्सिट एक इतना बड़ा इशू बन चुका है और यहां से लेके ग्लोबल वॉलिटिलिटी से इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न निकलते हुए आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ब्रेक्सिट का कितना इंपैक्ट वर्ल्ड एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी के लिए होगा, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट? शॉर्ट टर्म में जरूर इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये ब्रेक्सिट क्या होता है कि ब्रिटेन यूरो से बाहर जाने की है, क्योंकि ब्रिटेन आज फाइनेंशियल कैपिटल है
उस रीजन में, यानी सारे यूरोप के जो देश है उनके फाइनेंशियल मार्केट सब ब्रिटेन में चले थे। Sure. अगर ब्रिटेन निकल गया उधर से, उनके इकोनॉमी के लिए थोड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि इमिग्रेशन जो उधर होता है Right. वो अपने लोकल पीपल को जॉब देने की ये कर रहे हैं। मगर क्या होगा कि ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सेंटर जर्मनी में या फ्रांस में बनना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, तो ग्लोबल फ्लो स्प्लिट होंगे। तो इसलिए वर्ल्ड में एक कंसर्न है कि अगर ब्रिटेन ने चुना कि हम निकलेंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में असर पड़ता है, मगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ये क्या फर्क पड़ता है कि ब्रिटेन रहे या ना रहे, क्योंकि यूरोप की जो यूनिटी है वो एक रिसेंट सी सिचुएशन है, करीबन अब 10 साल से ही हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा हमारे ख्याल में, शॉर्ट टर्म में जरूर असर पड़ेगा। ब्रेक्सिट इतना बड़ा इवेंट है, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स नॉट टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमीज, या एक ऐसा इवेंट है जो इट्स इवन बिगर देन द फेड रेट हैक और यहां से लेकर क्रूड ऑयल का चाल, तो आप उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे? देखो, ब्रिटेन का जो एग्जिट के बारे में इतना अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, यही कारण है इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन निकलेगा तो इकोनॉमी की रिटर्न या ग्रोथ कम होगी, ऐसी सिचुएशन नहीं है, मगर एक अनसर्टेनिटी होती है ना, मार्केट्स को पसंद नहीं है, फंड मैनेजर्स को पसंद नहीं है, ग्लोबल वॉलेटाइल एनवायरनमेंट से किसी को पसंद नहीं। श्योर, आपने जैसे ग्लोबल मार्केट्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, बट और कौन कौन से ग्लोबल इवेंट्स है या कंसर्न्स है जो इंडिया को that can derail the big expectation, if you can just highlight on that? देखिए, अल्टीमेटली आजकल हम खुश हो रहे हैं कि अगर फेड ने रेट हाइक नहीं किया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लिक्विडिटी और ज्यादा आएगी इंडियन मार्केट्स में और मार्केट्स बढ़ेगी। मगर हमारे ख्याल में लॉन्ग टर्म में यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ना, यानी यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। Perfect. क्योंकि यूएस एक डेफिसिट नेशन है इन टर्म्स ऑफ लेबर, और इंडिया है सरप्लस लेबर और मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ लिए अगर यूएस में ग्रोथ वापस ही आएगा, और ग्रोथ की वापस आने से इंटरेस्ट जरूर बढ़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म में ये रेट हाइक एक्चुअली अच्छी चीज है, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी इफेक्ट हो सकती है। श्योर, जैसे आपने बताया कि लिक्विडिटी इंपैक्ट हो सकता है, बट एक ऐसा फोरकास्ट है जो अब तक ट्रू नहीं हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉनसून फोरकास्ट, और आईएमडी ने इतने बयान दिए हुए हैं जो कि इन्होंने लास्ट 3 साल में नहीं दिए हैं, एंड स्टिल द डेफिसिट फॉर द जून इज 22% के करीब। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो फंड है रूरल इंडिया फंड, उसके थीम पे भी ये मैच होता है। करेक्ट। तो इसमें ऐसा चीज है कि ये करीबन लॉटरी है मॉनसून का प्रेडिक्शन, मगर इसमें 2-3 लॉन्ग टर्म इवेंट्स आप देखिए। जब भी ये एल नीनो बोलते हैं, यानी कि वीक मॉनसून का इफेक्ट, Right. अगर 2 कंटिन्यूस साल में एल नीनो आया है तो पिछले 100 साल में तीसरा साल भी ड्राउट नहीं रहा है इंडिया में। हिस्ट्री ऐसी होती है कि अगर 2 साल में कंटिन्यूस ड्राउट है तो तीसरा साल डेफिनेटली उसके लिए ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, वो एक चीज है। सेकंड चीज ये भी होता है कि अगर मॉनसून नहीं होती है, डिले हो जाती है, तो बिल्डअप फॉर नेक्स्ट ईयर तो बढ़ जाता है। परफेक्ट, राइट। तो ऐसा सिचुएशन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये थोड़ा अनसर्टेनिटी आ चुका है। राइट। बस वो और कुछ चीज है। एक ऐसा चीज या एक ऐसा फैक्टर है जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, दैट इज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। और यहां से लेकर आपको क्या लगता है कि रीसेंट नंबर्स क्या पॉइंट आउट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, एंड सीपीआई के जो नंबर्स आए थे वो भी इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। तो ये सारी सिचुएशन को आप मिक्स कर इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में क्या आउटलुक बनता है आपका? देखिए, आप ये चीज है मॉनसून के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर मॉनसून अच्छी होती है तो फूड प्राइसेस दब के रहेगी। Right. अगर मॉनसून फेलियर होती है या शॉर्टफॉल होती है तो फूड प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। आई एम आस्किंग अबाउट द रेट्स। राइट। तो रेट्स ऑफ द इन्फ्लेशन, करेक्ट, क्योंकि फूड प्राइसेस अगर बढ़ गए, अगर मॉनसून इज अंडर डेफिसिट मॉनसून, तो डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सेकंड, ऑयल प्राइस तो बहुत गिर चुकी है, अभी वापस ऊपर चढ़ने की एक एक्सपेक्टेशन है, 50 को तो पार कर दिया। अगर ऑयल प्राइस और ज्यादा बढ़ते हैं तो डेफिनेटली डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इस लेवल पे ज्यादा गिरने की कोशिश गुंजाइश नहीं रख सकते, थोड़ा बढ़ने की भी एक ये रख सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी फूड प्राइसेस दैट विल इवेंचुअली डिसाइड गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई का जो एक 5% फूड एंड कमोडिटी। ऑलराइट, फूड एंड कमोडिटी ये दोनों को इन्फ्लेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न तो बना हुआ है ही गोइंग फॉरवर्ड। बट अगर हम इंडियन मार्केट्स की अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो ये जो Q4 जो क्वार्टर जो गया है, एंड इट हैज बीन अ बेटर क्वार्टर इन लास्ट 6 क्वार्टर्स। तो आप ये सिचुएशन को गोइंग फॉरवर्ड कैसा एंटिसिपेट करते हैं, और इंडियन मार्केट्स पर आपका आउटलुक क्या है?
देखिए, अब अर्निंग्स की बात की थी आपने, तो एक्चुअली आप कह रहे थे कि Q4 का बेहतर था, बट एक्चुअली आप देखेंगे तो ये और भी बेहतर एक्चुअली है, क्योंकि अगर इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो सिचुएशन था कि उन्होंने जो राइट ऑफ तो ज्यादा ले लिए थे, तो इसके कारण दबी हुई थी अर्निंग्स। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को निकालें तो एक्चुअली अर्निंग्स 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी में देखेंगे बहुत बढ़िया अर्निंग्स की सीजन दिख रही है आगे भी, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस जो लो थे और इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई ने करीबन 150 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट अनाउंस की थी, खाली 60 बेसिस पॉइंट्स ही बैंक्स ने अब तक पास ऑन किया है कॉर्पोरेट्स को बोरोइंग रेट्स में, तो और 90 बेसिस पॉइंट्स गिनने की और भी गुंजाइश रख सकते हैं। ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ की अगर बात करें, जीडीपी ग्रोथ विच ट्रांसलेट्स टू कॉर्पोरेट रेवेन्यू, वो भी अभी बेहतर दिख रही है, क्योंकि मॉनसून का अगर इवन हाफ एक्सपेक्टेशन आ गया तो ऑटोमेटिकली रूरल कंजम्पशन और ये कारण डिमांड का रिवाइवल, इतने 2 साल से डिमांड ज्यादा रिवाइव नहीं हुआ है, खाली कॉस्ट कटिंग के कारण ये अर्निंग्स की इंप्रूवमेंट आप देखें। फ्यूचर में कंजम्पशन ड्रिवन डिमांड का भी इफेक्ट आ जाएगा कॉर्पोरेट टॉप लाइंस पे, तो डेफिनेटली अर्निंग सीजन आप एक्सपेक्टेशन बेटर रख सकते हैं। श्योर, जैसे आप बता रहे थे कि गोइंग फॉरवर्ड भी एक डिमांड इन्वायरमेंट आप इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं, बट रिसेंटली आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की थी दैट वाज ऑन स्ट्रेस एसेट्स, और आप ये सिचुएशन को या ये आरबीआई की अनाउंसमेंट को कैसा रीड करते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंक्स एज वेल एज इंडियन कॉर्पोरेट्स? ये थोड़ा आप देखिए, बुरा नहीं मानेंगे तो एक्चुअली ये अपना मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान में ये बैंक का क्लीनअप भी आप देख सकते हैं। जोक्स असाइड, सीरियसली आप देखेंगे ये बहुत जरूरी चीज थी, क्योंकि इंडियन सेक्टर में जो स्ट्रेस आने लगे थे बैंक्स के कारण, ये हिडन प्रॉब्लम थी और सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये कितना साइज का हो सकता है। मगर ये क्लीनअप जब होता है, मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर समझिए कि 10 करोड़ की प्रॉफिट कोई कर रहा है और उसमें ये 2 करोड़ बैड लोन्स है, इसने प्रोवाइड कर दिया आज तो 8 करोड़ प्रॉफिट बन गया। मगर नेक्स्ट ईयर में ये क्या होता है कि सम ऑफ दीज एनपीएस आर साइक्लिकल एनपीएस, जैसे स्टील की, आयरन ओर की प्राइसेस कम हो गई, कमोडिटी की प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस, इसके कारण ये कंपनीज इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपे नहीं कर पा रहे थे। मगर जब इकोनॉमी रिकवर होती है तो ऑटोमेटिकली उनकी ऑर्डर बुक और कैश फ्लो इंप्रूव होती है, तो जो रीपेमेंट आ जाएगी तब सीधा बॉटम लाइन को जाएगी बैंक्स को। तो अभी जो दबी हुई है लगती है उनकी अर्निंग्स एकदम शूट अप हो जाएगी, एक वीक कर्व आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बैंकिंग सेक्टर को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर 3 से 5 साल का आउटलुक रखते हैं तो सेफली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। अगर 8 या 12 महीने की आउटलुक रख रहे हैं, विच रखना नहीं चाहिए रिटेल इन्वेस्ट को, तो डेफिनेटली और भी शॉक्स आने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि क्लीनअप जो होता है कांस्टेंट इवैल्यूएशन होती है। तो एक लॉन्ग टर्म आउटलुक में प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म में सावधान रहना चाहिए बैंकिंग सेक्टर से। हम एक ऐसे सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, हमने शुरुआत की थी ब्रेक्सिट की, और यहां से लेकर इंडियन आईटी कंपनीज का बहुत एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ यूएस या यूके एंड यूरोप में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ब्रेक्सिट से लेकर कितना इंपैक्ट आप आईटी कंपनीज पर आते हुए देखते हैं, और आपकी क्या सलाह है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन टर्म्स? देखिए, आईटी सेक्टर जो है वो करीबन ब्रेक्सिट का और उसका ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो आउटसोर्सिंग करते हैं तो आउटसोर्सिंग का काम थोड़ी कम होने वाला है ये ब्रेक्सिट होने से या ना होने से। आउटलुक आईटी सेक्टर की है करेंसी के ऊपर, बट कैपिटल फ्लाइट कंसर्न्स विल बी देयर। कैपिटल फ्लाइट कंसर्न्स भी हो सकते हैं, और अभी ये $20 बिलियन का जो हमने एफसीएनआर का हुआ था, सो सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में वो आउटफ्लो होगी। मगर एक्चुअली देखेंगे आप, ये करेंसी का डिवैल्यूएशन के कारण आईटी कंपनी से बेहतर बेनिफिट ही है, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बैड न्यूज है। जैसे मैं कह रहा था पहले भी, वर्ल्ड की ग्रोथ अगर अच्छी ग्रोथ होती है तो सभी सेक्टर्स के लिए सप्लाई सेक्टर्स इंडिया से बेहतर हो सकती है। और कुछ महीनों पहले इंडियन आईटी कंपनीज ने डिस्क्लोजर भी दे दिया था कि रोड हेड इज टफ। करेक्ट, श्योर। बट आप कैपिटल गुड सेक्टर को कैसा देखते हैं, और यहां से लेकर सेक्टर्स अटैच टू इट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ रूरल रिकवरी और इन टर्म्स ऑफ मे बी इंफ्रा, आप उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे, और कौन से पॉकेट्स में आप रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहने की सलाह देना चाहेंगे? देखिए, एक सेक्टर जो लास्ट 100 साल से अच्छा नहीं कर रही थी, उसकी अभी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़िया, वो है कंजम्पशन सेक्टर। क्यों? क्योंकि रूरल कंजम्पशन का एक सपोर्ट मिलने वाला है अभी इनको। क्या रीजन है? आप देखिए, गवर्नमेंट ने बजट से लेकर रूरल सेक्टर पर इतना ध्यान दिया है, इतना कि एक आपको याद होगा पे कमीशन का इस साल आना है। पे कमीशन में बहुत लोगों को यह नहीं पता है कि करीबन 53% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्क इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। फैंटास्टिक। तो इसके कारण 55,000 करोड़ का आप इंक्रीज इनकम देखने वाले, तो डिमांड के ऊपर सोच लीजिए कितना बूस्ट होगा वो। डिमांड 10% ऑफ दिस अमाउंट
translate into financial assets एग्जैक्टली and indirectly comes to equity, then this is the और benefit. फाइनेंशियल छोड़ो, जब पैसा हाथ में आता है तो ही वो जाके डिपॉजिट देके मोटरसाइकिल खरीदते हैं, बिल्कुल। फिर उसका लोन लेते हैं, घर के लिए कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो बैंक से लोन लेते हैं। तो ओवरऑल रूरल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया बूस्ट मिलेगा। और दूसरी चीज इरिगेशन सेक्टर के ऊपर, Right. आपको ये नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ से 17,000 करोड़ 3 गुना बढ़ा दिया है इरिगेशन सेक्टर पे एलोकेशन। Fantastic. यानी ये कैनाल जो लगने में, इससे क्या होता है कि नॉन फार्म सेक्टर, आपने मॉनसून का इंपैक्ट था, एक्चुअली मॉनसून का फार्म सेक्टर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट है। नॉन फार्म सेक्टर में रूरल इनकम्स, क्योंकि लेबरर जो रोड बनाते हैं, सीमेंट लोड़ते हैं, ये सब तो रूरल लेबर है। तो ओवरऑल रूरल इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर आने वाला है अगले 6 से 9 महीने में। फैंटास्टिक। जैसे आपने बोला कि काफी रोड हेड इज पॉजिटिव, बट एक ऐसा ताकत है, या तो एक बोलेंगे हम फ्लोज हैं, जो मार्केट्स को एक पॉजिटिव मोड में बना के रखे हैं, दैट इज DII फ्लोज। अगर हम कुछ सालों की अगर हम बात करें तो पहले FIIs इन्वेस्ट इन मार्केट्स गो अप, एंड व्हेन दे एग्जिट तो मार्केट्स का एक डाउन ट्रेंड देखने मिलता था। बट उसको काउंटर करने के लिए DIIs आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर गोइंग अहेड एंड बाइंग इन इंडियन मार्केट्स। और यहां से लेके सिंस द टाइम मोदी गवर्नमेंट इज कम इन, एक बहुत ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ है इंडियन मार्केट्स में। तो आप ये फ्लोस को कैसा एक्सप्लेन करेंगे एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू? एक ट्रेंड है कि हिस्टोरिकली मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले लोग एकदम डाउन हुए थे इंडियन आउटलुक के कारण, इकोनॉमिक आउटलुक। तो ज्यादातर वो फिजिकल एसेट्स में पैसा लगा रहे थे, जैसे गोल्ड और रियल एस्टेट। Right. जब से मोदी की गवर्नमेंट आ गई है तो एक ऑप्टिमिज्म जो आ गई है, तो फाइनेंशियल एसेट्स पे वापस, तो जो रेशियो 50-50 था आज 60-40 बन गया है फाइनेंशियल वर्सेस थिंग। दूसरी चीज, हम हमारे इंडियन में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको हमें थैंक यू देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है कि दिस बार जब वापस फाइनेंशियल एसेट्स पे पैसा लौट रहा है तो उन्होंने SIP के रूट लॉक इन किया है इन्वेस्टर्स को। यानी 5 साल का SIP करते तो हर महीने जो SIP के पैसा थे, तो इसके कारण म्यूचुअल फंड जाके स्टॉक आउट में खरीदारी कर रहे हैं। Fantastic. तो यह है स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई डोमेस्टिक DIIs जैसे म्यूचुअल फंड्स बार बार खरीद रहे हैं जब FII से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास फ्लोस तो आ रही है रिटेल के SIP के थ्रू। श्योर, लेकिन काफी ऑप्टिमिज्म तो दिख रहा है, बट इंडियन मार्केट्स पर आपका क्या व्यू है? और सेकेंडली सेंसेक्स पर आपका क्या टारगेट है? देखिए, ये सिंपल सी चीज है। अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ और PE, राइट? अभी अर्निंग्स ग्रोथ देखिए, GDP प्लस इन्फ्लेशन प्लस 3 to 5% कॉर्पोरेट्स का एडिशनल अर्निंग्स होता है। तो GDP आप समझिए 8% तो छुएगा ही, इन्फ्लेशन आप 6% रखिए तो 14, तो उसके ऊपर 3-4% अगर इक्विटी मार्केट डिलीवर करती है तो 18% पर एनम अर्निंग्स ग्रोथ की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और अगर फॉरवर्ड PE 16 से 17 यानी लॉन्ग टर्म एवरेज पे रखे तो करीबन 3 से 4 साल में 40,000 की सेंसेक्स तो दिख रही है। फैंटास्टिक। सो दैट इज समथिंग, एक बहुत ही एक एनकरेजिंग स्टेटमेंट आई है आपकी तरफ से कि 40,000 सेंसेक्स आप 3-4 साल में देखते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड वेरी क्विकली, आप कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करने की सलाह देना चाहते हैं फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स? देखिए, कमोडिटीज और रिटेल सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये तीनों में शॉर्ट टर्म में पेन हो सकती है। और जो पॉजिटिव सेक्टर्स है, कंजम्पशन डिमांड, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल्स और इकोनॉमी सेंसिटिव स्टॉक्स। श्योर, राइट, ये अच्छी बेट्स होगी फ्रॉम सेक्टर पर्सपेक्टिव। वी आर एंटरिंग इनटू अवर लास्ट सेगमेंट, दैट इज अ रैपिड फायर सेशन, वेरिन आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा और वेरी क्विकली यू हैव टू आंसर इट। ब्रेक्सिट इन और आउट? ब्रिटेन इन, क्योंकि एंड ऑफ द डे पीपल विल रियलाइज ends the volatility. hence the volatility. All right. So Fed rate hike. Fed rate hike, 1 rate hike in this year, not 2. All right. Okay. So oil का कैसा चाल रहेगा going forward? ऑयल का करीबन 50 to 60 लेवल्स पे रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रिकवर न होने के कारण ज्यादा इंक्रीज होने की गुंजाइश नहीं रखना चाहिए। One final question. GDP 8 या 8.5 in FY17? FY17 में 8.25। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। धन्यवाद। नमस्कार।